नमस्कार दोस्तों। तो बूझ जिंदगी की आप सबने ली होंगी। जी हाँ, मैं पोलियो वैक्सीन की बात कर रहा हूं और अब शायद आपको उनकी जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि टेटनस का इंजेक्शन बचपन में लेने के बावजूद अगर अभी आपको कोई चोट लग जाती है तो आपका डॉक्टर आपको टेटनस का बूस्टर इंजेक्शन रेफर करता है। तो क्या डिफरेंट वैक्सीन्स अलग-अलग प्रोटेक्शन ऑफर करती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि वैक्सीन किन-किन डिफरेंट प्रिंसिपल पर काम करती हैं और हमारे पास कितने टाइप की वैक्सीन है और क्यों ऐसा है कि कुछ वैक्सीन में हमको बूस्टर डोजेस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ें, आइए हम समझते हैं कि इन जनरल वैक्सीन्स किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई एंटीजन आता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को अटैक करता है। फॉरेन पार्टिकल को जब वो अटैक करता है, तो वो एंटीबॉडीज बनाता है और ना केवल वो एंटीबॉडीज बनाता है, वो कुछ मेमोरी सेल भी बनाता है। मेमोरी सेल ताकि वो अपने दुश्मन को याद रख सके। तो अगली बार जब सेम एंटीजन, सेम फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, तो अगली बार का जो अटैक होता है, वो धमाकेदार होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि हमारी बॉडी ने अब मेमोरी सेल से उसको पहचान लिया है। वो पहचान लिया है कि भैया ये वाला जो पार्टिकल है ये मेरे लिए दुश्मन है। इसी प्रिंसिपल का उपयोग वैक्सीन्स करती हैं। वैक्सीन्स भी हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन इंट्रोड्यूस कराती हैं और कुछ एंटीबॉडी जनरेट करती हैं और ना केवल एंटीबॉडी जनरेट करती हैं, मेमोरी सेल्स भी जनरेट करती हैं ताकि अगली बार जब वाइल्ड वायरस का सामना हो, जब वाइल्ड बैक्टीरिया का सामना हो, तो ये जो धमाकेदार रिस्पॉन्स है, इसके थ्रू हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा एंटीजन इंट्रोड्यूस करा जाए। दोस्तों, इन डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स और ये कैसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी पे, इसी के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स का इन्वेंशन हमारे साइंटिस्ट ने किया है। तो सबसे आसान तो यही है कि हमारा जो बैक्टीरिया है, हमारा जो वायरस है, हम उसी को इंट्रोड्यूस क्यों ना कर दें। ठीक है, या तो हम लाइव इंट्रोड्यूस कर दें या उसको थोड़ा कमजोर करके इंट्रोड्यूस कर दें। भाई कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस तो होते ही होंगे जो म्यूटेशन की वजह से कमजोर पड़ जाते होंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो विरुलेंट पार्ट है, जो हार्मफुल पार्ट है, वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, जो नॉन हार्मफुल पार्ट है वो जीनोम में ज्यादा हो गया। दिस इज एक्चुअली द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया वायरस, जो भी आप कह लीजिए, और ये थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। तो हमने क्या किया, हमने इस कमजोर बैक्टीरियल वायरस को ही हमारी बॉडी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, एज एन एंटीजन इंट्रोड्यूस करवा दिया और हमारी बॉडी ने क्या किया, वो जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, एंटीबॉडीज बनाई और क्या किया, मेमोरी सेल्स बनाई। तो अगली बार जब सामना होगा इस वाइल्ड वायरस का, तो हमारी बॉडी याद रखेगी और इस पे वो धमाकेदार अटैक लॉन्च कर देगी, जिसकी वजह से हम बीमार होने से बच जाएंगे। तो ऐसा ही हम पोलियो वैक्सीन में करते आ रहे थे कि हम लाइव या वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस हमारी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मीजल्स का आप वैक्सीन का एग्जांपल ले लीजिए, आप रूबेला का एग्जांपल ले लीजिए, आप चिकन पॉक्स की वैक्सीन का एग्जांपल ले लीजिए। ये सारे वैक्सीन इसी पर्टिकुलर तरीके पर आधारित हैं और चूंकि हम लाइव वायरस यूज कर रहे हैं या कमजोर वायरस या कमजोर बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो काफी स्ट्रांग आता है और हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो बॉडी है उस पैथोजन को याद करता है और बूस्टर डोज का रिक्वायरमेंट जनरली नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भाई आप अल्टीमेटली बॉडी को एक फॉरेन पार्टिकल ही दे रहे हो, चाहे वीकेंड फॉर्म में भी दे रहे हो, चाहे कमजोर फॉर्म में ही दे रहे हो। तो जिस तरीके से म्यूटेशन करके ये जो वायरस या बैक्टीरिया है अपनी विरलिटी या अपना जो हार्मफुल कंटेंट है उसको लूज कर रहा है, ये गेन भी तो कर सकता है कुछ मरीजों में। और चूंकि वो गेन करता है और जब अगर ऐसे कुछ केस हो जाते हैं तो गेन कर जाता है अपनी हार्मफुलनेस को, तो क्या होगा, वो उसी बैक्टीरिया और वायरस को आपकी बॉडी में डाल देगा, उसी विरुलेंट बैक्टीरिया वायरस को आपकी बॉडी में डाल देगा जिससे आप इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे अपनी बॉडी को। तो क्या होगा, अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग वैक्सीन डिराइव्ड डिजीज, कि आपकी जो वैक्सीन है वो जिस बीमारी से आपको बचाना चाह रही थी वो वैक्सीन उसी बीमारी को आपको दे देगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस पोलियो के केस में हमको देखने को मिले कि देयर मल्टीपल केसेस ऑफ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोज, क्योंकि जो हम वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस यूज करते थे वो म्यूटेट होके और किसी तरीके से उसने मरीजों को पोलियो वायरस ही लाइव दे दिया। जनरली वो उनसे शायद इंट्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी परेशानी की वजह थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भैया हमें जिंदा वायरस या जिंदा बैक्टीरिया हम बॉडी को क्यों दे रहे हैं, क्यों ना मार के इसको दे दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाना शुरू किया। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो विरुलेंट पार्ट है इसको टोटली हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं यूजिंग केमिकल्स और हीट। आप देख सकते हैं कि विरुलेंट पार्ट है टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारी बॉडी को क्या दिया गया है, गंगाधर और शक्तिमान की बात करें तो गंगाधर दे दिया गया है। शक्तिमान की सारी शक्ति उन्होंने वापस ले ली, शक्तिमान की सारी शक्ति इन्होंने खींच ली और गंगाधर को हमारी बॉडी में भेज दिया गया। अब गंगाधर और शक्तिमान देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, अब दोनों एक जैसे लगते हैं तो हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। तो अगली बार जब शक्तिमान अपनी सारी शक्तियों को लेकर आएगा तब हमारी बॉडी पहचान जाएगी कि ये गंगाधर तो पहले भी आया था और वो जो मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था, तो दूसरा वाला अटैक इसको लॉन्च करेगी और हम बच जाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, चूंकि आप लाइव बैक्टीरिया, लाइव वायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए
वैक्सीन डिराइव्ड डिजीज के चांसेस इसमें जीरो हैं, इसमें वैक्सीन से आपको बीमारी नहीं हो सकती। और इसीलिए जो डिफरेंट अब पोलियो वैक्सीन आ रही हैं वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के फॉर्म में आ रही हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस उनमें यूज करा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक परेशानी है, परेशानी ये है कि चूंकि हम वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस यूज करते हैं, इस वजह से जो रिस्पॉन्स है वो कई बार उतना स्ट्रांग नहीं आता है, जो रिस्पॉन्स है वो कई बार उतना स्ट्रांग नहीं आता है, और कई बार मल्टीपल डोजेस का रिक्वायरमेंट हमको पड़ सकता है कि भाई मल्टीपल डोज आपको देनी पड़ेंगी ताकि गंगाधर और शक्तिमान को अच्छे से हमारी बॉडी याद करे। ठीक है, तो ये इसमें एक थोड़ा सा आई वुड से नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव तो आपको पता ही है कि इससे जो आप हमारा जो बॉडी है वो वैक्सीन डिराइव्ड डिजीज पैदा नहीं करेगा। एट द सेम टाइम आप इसको जो जिन बच्चों में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होकर रखती है, जिन लोगों में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन लोगों को भी ये वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ये वायरस या बैक्टीरिया नहीं देता है, क्योंकि ये मरा हुआ वायरस और बैक्टीरिया है। तो दोस्तों हम अब तक हमने क्या किया, हमने दो तरह के वैक्सीन डिस्कस कर लिए, जिसमें एक में हम मरा हुआ बैक्टीरिया वायरस इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरे में हम जिंदा या वीकेंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वायरस इस्तेमाल कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने यह सोचा कि यार ऐसा है कि ये गंगाधर और शक्तिमान का खेल क्यों करना है, क्यों ना गंगाधर और शक्तिमान को जो पहचानने वाला कोई एक चीज हो, है ना, हो सकता है कि ये सरफेस पे प्रोटीन हो या इस पे कोई शुगर मॉलिक्यूल बन रहा हो, मैं खाली वो वाला पार्ट इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, भाई वो पहचान जाएगा उसी से कि यार ये वाला चीज जो वाला जो प्रोटीन है ये तो केवल इसी वायरस पर है, तो मैं हमारी जो बॉडी है अगर मैं ये वाला पार्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनवाऊंगा, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार जो एक्चुअल में वाइल्ड वायरस आएगा तो पहचान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले भी इस वाले प्रोटीन को एनकाउंटर कर रखा है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये पूरा पूरा का पूरा बैक्टीरिया वायरस इस्तेमाल नहीं करते, इसका एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, सब यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रिंसिपल के आधार पर सब यूनिट वैक्सीन बॉर्न हुई। तो साइंटिस्ट अब क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया वायरस की सरफेस पर कोई प्रोटीन है, कोई शुगर मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज उसको आइडेंटिफाई करा सकती है, उसको हमारी बॉडी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं रादर देन एंटायर यूनिट ऑफ बैक्टीरिया वायरस। तो बेसिकली सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया वायरस हमको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और अगली बार जब वो बैक्टीरिया वायरस वाइल्ड फॉर्म में आता है तो वो सब पार्ट की वजह से वो पूरा बैक्टीरिया वायरस रिकॉग्नाइज हो जाता है और उस पर बॉडी अटैक लॉन्च कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की जो वैक्सीन हैं दोस्तों उनको सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। इस तरह की वैक्सीन को सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। इट कैन बी पॉलीसैकेराइड, इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी शुगर, इट कैन बी एनीथिंग। अब सवाल इसमें कई बार ये हो जाता है कि चूंकि आप सब यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, एक छोटा पार्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो कई बार हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो पहली बार वैक्सीन लगने पर आता है वो इतना स्ट्रांग नहीं आता है, और इतना स्ट्रांग जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो भाई अगली बार आपको प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी को वो नहीं मिलता इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो कोई फायदा नहीं होता। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसी इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, थोड़ा तेज रिस्पॉन्स लाने के लिए जो सब यूनिट होती है उसको कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट मतलब मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं? एक कैरियर प्रोटीन से मिला देते हैं, एक कैरियर प्रोटीन के संग उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कैरियर प्रोटीन साथ में जोड़ दिया इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के संग, तो इससे क्या होगा, एक कैरियर प्रोटीन जो साथ में इस मॉलिक्यूल के जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग रिएक्शन की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, मेमोरी सेल्स बनती हैं, इम्यूनिटी को लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन हमको प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती हैं जिसमें एक यूनिट, सब यूनिट आप कुछ भी ले लीजिए, उसको एक कैरियर प्रोटीन के संग मिला के हम देंगे ताकि कैटेलाइज करा सके, हमारा रिएक्शन है बॉडी का वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों में फायदेमंद होता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। बच्चों में स्पेशली ये बहुत फायदेमंद होता है कॉन्जुगेट वैक्सीन, क्योंकि इस कैरियर प्रोटीन की वजह से हम बच्चों से भी इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन का इम्यून सिस्टम का रिएक्शन ले सकते हैं जो शायद अडल्ट से लेते। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है आप देख सकते हैं, कॉन्जुगेट जो वैक्सीन हैं ये काफी ज्यादा यूज होती है बच्चों में भी। ठीक है, तो आप जो एचआईवी की जो वैक्सीन है कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और एक चीज और आती है, ये जो सरफेस पे बैक्टीरिया और वायरस है जिससे हम पहचान रहे हैं, ये जो सरफेस पे प्रोटीन है, ये जो बैक्टीरिया वायरस के सरफेस पे जो प्रोटीन है पॉलीसैकेराइड है जिससे हम पहचान रहे हैं, ये हम किससे बनाएं? या तो हम उसी ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, या हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके भी इस पर्टिकुलर सब यूनिट को बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, ये आपने सुना ही होगा। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम दो डीएनए को मर्ज बेसिकली करते हैं। तो आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हम सबको पता है कि कोई भी जो डीएनए होता है उस डीएनए के डिफरेंट फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट मतलब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के डीएनए का सपोज ये वाला पार्ट है वो आई का कलर बनाएगा, ये वाला पार्ट है वो स्किन का कलर बनाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, इसी को जीन कहते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहा जाता है कि भला ये वाला पार्ट है इस ये वाली चीज बनाएगा, ये वाला पार्ट ये वाली चीज बनाएगा। तो ऐसे ही उस बैक्टीरिया और वायरस के
सरफेस पर जिस प्रोटीन को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस सब यूनिट को हम टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की हम एग्जांपल लेते हैं, उसके सरफेस पर ये वाला प्रोटीन था, ठीक है? तो सपोज ये वाला प्रोटीन जो भी जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, तो ये वाला जीन अगर बना रहा है तो उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लेंगे। इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के बाहर निकाल लेंगे। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं, ये बाहर निकाल लिया, ये वाले पार्ट को ये बाहर निकाल लिया और इसको हम प्लाज्मिड डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसके न्यूक्लियस में ना केवल क्रोमोसोम में डीएनए होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बल्कि प्लाज्मिड में भी डीएनए होता है और ये प्लाज्मिड का डीएनए इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम से। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, इसको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम जो प्लाज्मिड डीएनए है उसी में ये वाला पार्ट को रिकॉम्बाइन कर देते हैं और वी हैव नाउ गॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डाल देते हैं यीस्ट सेल में। आप देख सकते हैं यीस्ट सेल में ये वाला पार्ट आ चुका है। तो अब ये वाला जो पार्ट था जो हमने यहां से काटा था, अब ये क्या करेगा? ये सरफेस पर यही वाली स्पाइक बनाएगा, क्योंकि हमने लिया ही इसी चीज को ध्यान में रखकर था कि सरफेस पर जो स्पाइक बनेगा वो स्पाइक से तो हम पहचानेंगे, वही तो सब यूनिट हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये वाला जो यीस्ट सेल है, ये फर्मेंटेशन टैंक में जाके आप देख सकते हैं, इट विल प्रोड्यूस द सेम एंटीजन, ठीक है, सेम एंटीजन ही प्रोड्यूस करेगा। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हमने हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाई है उसमें किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली सब यूनिट में हम क्या काम करेंगे, उससे जो एंटीजन है वो प्रोड्यूस करवाएंगे बाय कंबाइनिंग द डीएनए विद द प्लाज्मिड डीएनए, और उसको यीस्ट सेल जो है वो हमारा एंटीजन बना के हमको देगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब यूनिट वैक्सीन हैं कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। या तो आप कॉन्जुगेट कर दीजिए कैरियर प्रोटीन से द्वारा, ताकि उसका जो रिस्पॉन्स है उसको एनहांस कर सकें, जो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन उसको एनहांस कर सकें, या फिर आप रिकम्बाइन कर दीजिए। रिकम्बाइन का मतलब ईस्ट सेल में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दीजिए और वो जो ईस्ट सेल है वो उस सब यूनिट को बनाएगी, वो उस एंटीजन को बनाएगी जिसको हमारी बॉडी पहचानेगी। तो ऐसा करके हमने हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी बनाई है। सिमिलरली शिंगल्स का जो वैक्सीन है वो भी एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन पर आधारित है। अमिताभ बच्चन साहब इसका खूब ऐड कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको? तो इसके खास फायदा इसका ये है कि चूंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया वायरस हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको बीमार नहीं कर सकता, ये आपको बीमार नहीं कर सकता, और आप इसको यंग लोगों को, ओल्डर लोगों को, एटसेट्रा लोगों को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सब यूनिट वैक्सीन आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, सिमिलरली हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या सोचा कि जो बैक्टीरिया वायरस होता है उनको बीमार कैसे करता है। भाई, बैक्टीरिया वायरस कैसे बीमार करेगा? बैक्टीरिया वायरस कुछ हमारे लिए जहर पैदा करेगा, कुछ टॉक्सिन पैदा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? भाई, कुछ अंदर आएगा, हमारी बॉडी को बोलेगा ये जहर बना, वो जहर हमको बेसिकली मारता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बैक्टीरिया वायरस को लेने की बजाय ये जो जहर वाला मॉलिक्यूल बन रहा है हम इसी को टारगेट कर रहे हैं कि भैया जो जहर है इसके खिलाफ एंटीवेनम हमारी बॉडी बना ले, एंटीबॉडी हमारे खिलाफ बना ले। तो दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी पे टॉक्सॉइड वैक्सीन काम करती हैं। ये बेसिकली उन टॉक्सिन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, ना कि बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ जो बैक्टीरिया वायरस पैदा करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सपोज हार्मफुल टॉक्सिन है जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आके बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन हार्मफुल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया, मारा पहले, क्योंकि अगर सीधा की सीधा इनको हमारी बॉडी में डाल देंगे हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये हार्मफुल है, इनमें टॉक्सिन है, इनमें जहर है। तो हमने पहले इनको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारे पास हार्मलेस टॉक्सॉइड आ गए और इनको हमने एज ए वैक्सीन हमारी बॉडी में डाला और हमारी बॉडी ने इनको पहचान लिया। ये शक्तिमान था, ये गंगाधर है, गंगाधर को हमने पहचान लिया और गंगाधर को जैसे ही हमने पहचाना हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिए। और अगली बार आपको पता ही है क्या खेल होने वाला है। ये शक्तिमान जब आएगा, जब पूरी शक्तियों के संग आएगा, लेकिन हमारी बॉडी गंगाधर को पहले ही पहचान रखा है, तो उस पे स्ट्रॉन्गर अटैक क्या है वो लॉन्च हो जाएगा। तो इसी फिनोमिनन पर दोस्तों डिप्थीरिया, परड्यूसिस और टेटनस की जो इंजेक्शंस हैं वो आधारित हैं, ठीक है। वो वाले जो वैक्सीन्स हैं, ये टॉक्सॉइड वैक्सीन उनका नाम है। और इसमें खास बात यह है कि इसीलिए इनको कई बार आप मल्टीपल बूस्टर शॉट्स का रिक्वायरमेंट आपको हो जाता है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूं। इम्यून सिस्टम कई बार उतना अच्छे से उतना लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड इसमें नहीं करता है, क्योंकि आप जनरली टॉक्सिन्स के खिलाफ इसको आप बना रहे हैं, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? तो टॉक्सॉइड वैक्सीन में बेसिकली हम जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजेंस, वो टारगेट करते हैं रादर देन एंटीजेंस देमसेल्फ, बेसिकली रादर देन बैक्टीरिया वायरस देमसेल्फ। हम उन टॉक्सिन्स को टारगेट करते हैं और उन्हीं टॉक्सिन को गंगाधर बना के हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आगे चलते हैं और किस तरह की वैक्सीन हम हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है। फॉर एग्जांपल डीएनए वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन। दोस्तों, इन सारी वैक्सीन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअल में काम कैसे करता है हमारी बॉडी पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बेटर समझेंगे
तो ये दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, जिनको हम जीन भी बोलते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डायरेक्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट करते हैं? जब ये डीएनए का कंपोनेंट हमारे सेल के न्यूक्लियस में जाता है, तो वहां पे क्या करता है? मैसेंजर आरएनए को बोलता है कि भैया आप जाओ और ये जो इंफॉर्मेशन है, अल्टीमेटली प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। तो आप ये इंफॉर्मेशन जो है कि भैया ये वाला प्रोटीन बनाना है, ये राइबोसोम पर जाकर कह दो। ठीक है? तो ये मैसेंजर आरएनए घूमता-घूमता राइबोसोम तक आ जाता है और राइबोसोम पे जब ये बात पहुंचाता है, तब हमारी सेल ये वाला प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगी, जिसके लिए ये जेनेटिक मटेरियल कोड करता है। बस दोस्तों, आपको इसी पूरी पिक्चर को याद रखना है। अब देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन साइंटिस्ट ने कैसे-कैसे बनाई है। तो जी हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन से। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि भैया जो कोविड है, उस कोविड के सरफेस पर ये वाला प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन है, ये वाला जो स्पाइक है, तो हमने क्या कहा कि ऐसा है कि पूरा वायरस दिखाने की बजाय बॉडी को, हम उसका एक कंपोनेंट दिखा देते हैं। कंपोनेंट कौन-सा है इस केस में? इस केस में सरफेस प्रोटीन है और वो जो जेनेटिक मटेरियल, वो जो डीएनए का कंपोनेंट ये सरफेस प्रोटीन बनाता है, उसको हमने काट के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने एक वायरल वेक्टर में डाल दिया। वायरल वेक्टर का मतलब हमने एक हार्मलेस वायरस लिया जो वेक्टर की तरह काम कर रहा था, जो मीडियम की तरह काम कर, जो कैरियर की तरह काम कर रहा था, और उसने इस जेनेटिक मटेरियल को हमारी सेल तक पहुंचा दिया। ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी सेल में पहुंच रहा है और हमारी सेल को अब ये डायरेक्ट कर रहा है कि आप ये वाला प्रोटीन बनाइए, सरफेस प्रोटीन बनाइए। तो उन्होंने, आप देखिए, हमारी सेल ने ये सरफेस प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। जबकि इसके पहले जो हमने रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पढ़ी थी, उसमें ईस्ट सेल जो थी, ईस्ट की जो सेल थी, वो सेल ये वाला सरफेस प्रोटीन बना रही थी, या जो भी हम कंपोनेंट चाह रहे थे, प्रोटीन, शुगर, वो मॉलिक्यूल जो है वो यीस्ट सेल बना रही थी। इस केस में हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन सेल ये वाला जो कंपोनेंट है, सरफेस प्रोटीन है, ये बना रही है। दोनों में डिफरेंस है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वैक्सीन का जो, सॉरी, वायरस का जो डीएनए वाला पार्ट है, वो डीएनए का पार्ट जिससे सरफेस प्रोटीन बनती है, हमने उसको वायरल कैरियर वायरस में डाला। उस कैरियर वायरस ने इसको हमारे सेंटर के जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें डाला और उसने उसने हमारे सेल के राइबोसोम को बोला कि आप सरफेस प्रोटीन बना दीजिए। तो बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल ने ये बनाया है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल ने सरफेस पे प्रोटीन बनाया है और इसी सरफेस प्रोटीन को पहचान के अब हमारी बॉडी को एंटीजन लगता है, भैया ये कौन सी सेल आ गई जिसके जिसके चारों तरफ ये सींग लगे हुए हैं, और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी लॉन्च कर दी और हमको इम्यूनिटी मिल गई। अगली बार क्या होगा? अगली बार फुल फ्लेज कोरोना वायरस आएगा, उसमें तो ऑलरेडी ये सींग लगे हुए होंगे। इन सींग की मदद से हमारी बॉडी इनको पहचान लेगी। ठीक है, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो ताबड़तोड़ अटैक होता है, उसको लॉन्च कर देगी। ठीक है, तो इसी को दोस्तों वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा गया। तो बेसिकली डिफरेंट एबोला की जो वैक्सीन्स हैं, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन, बेसिकली जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन्स थी, वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन ही थी, जिसमें हमने इनोकुअस वायरस यानी हार्मलेस वायरस का इस्तेमाल किया था एज ए कैरियर। ठीक है, तो हमने देखा कि वायरल वेक्टर वैक्सीन से हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखी कि अल्टीमेटली ये जो डीएनए का कंपोनेंट है, ये जा हमारे न्यूक्लियस पर ही रहा है और हमारी सेल को, ह्यूमन सेल को बोल रहा था कि आप ये वाला प्रोटीन बनाइए। लेकिन आपने ये देखा था कि ये जो सेल को जब बोल रहा था, तो अल्टीमेटली बोल कैसे रहा था? पहले मैसेंजर आरएनए को बोल रहा था, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को बोलेगा और राइबोसोम सेल का प्रोटीन बनाता है। भाई राइबोसोम ही तो बनाता है, तो राइबोसोम ये प्रोटीन बना रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा इसको बाईपास कर देते हैं, इस न्यूक्लियस को हम बाईपास कर देते हैं, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे ही नहीं। उन्होंने कहा हम सीधा मैसेंजर आरएनए ही बना देते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन होती हैं दोस्तों, वो बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं, हम मैसेंजर आरएनए को ही सीधा बॉडी में डिलीवर कर देते हैं। हमारी सेल्स में मैसेंजर आरएनए ही डिलीवर हो जाता है और वो उस सेल के न्यूक्लियस पर नहीं जाता। वो कहां जाएगा? वो राइबोसोम के पास जाएगा। यही मेजर अंतर है। अब देखिए, वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज ए मॉडिफाइड वायरस ही था, हमने देखा, उसमें हमने जेनेटिक मटेरियल को डाल दिया था जो सरफेस प्रोटीन कोड कर रहा था टू डिलीवर डीएनए एनकोडिंग ए वायरल प्रोटीन, जो सरफेस पे प्रोटीन था। वाइल मैसेंजर आरएनए वैक्सीन यूज लिपिड नैनो पार्टिकल, हमने एक लिपिड नैनो पार्टिकल लिया, उसमें जेनेटिक मटेरियल मैसेंजर आरएनए डाल दिया, डीएनए नहीं डाला, मैसेंजर आरएनए डाल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए जो होता है ये सेल के न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो काम ही क्या है वहां पे? मैसेंजर आरएनए तो कहां पे जाता है? राइबोसोम के पास जाता है। तो उस केस में क्या होगा, हमारी ह्यूमन सेल के राइबोसोम पर ये मैसेंजर आरएनए जाएगा, न्यूक्लियस अपना चुपचाप कोने में खड़ा रहेगा और राइबोसोम को बोलेगा सरफेस पे प्रोटीन बना दीजिए। तो उसने सरफेस पे प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इट डज नॉट एंटर न्यूक्लियस ऑफ द सेल वेयर डीएनए इज केप्ट। क्लियर हो गया आपको? तो जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, उसमें हम जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं, पर डीएनए नहीं करते, मैसेंजर आरएनए करते हैं। इसीलिए वो सेल के न्यूक्लियस पर नहीं जाता, इसीलिए वो राइबोसोम को जो डायरेक्ट करता है तो सीधा खुद ही कर देता है। दोनों
दोनों केसेस में, वायरल वेक्टर वैक्सीन के केस में भी और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के केस में ही, इट इज आवर ओन ह्यूमन सेल जो इस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है, सरफेस प्रोटीन को, जो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन का काम करता है। ठीक है, इसको आप कंट्रास्ट करिए, किससे कंट्रास्ट करेंगे? तो रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन मैंने आपको बताई थी, उसमें जो सरफेस से प्रोटीन था या जो भी हम सब यूनिट बनाना चाह रहे थे एज एंटीजन, वो कौन बना रहा था? कौन बना रहा था? आप याद करिए, ईच सेल बना रहे थे, हमारी ह्यूमन सेल नहीं बना रहे थे, ईच सेल बना रहे थे, क्योंकि जो डीएनए है, हम डीएनए हमारी बॉडी में नहीं भेज रहे। ठीक है, हम सीधा उस सब यूनिट को ही भेज रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आपने सिमिलरली देखिए, यही मैसेंजर आरएनए की मैं बात कर रहा था आपसे, ये राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम हमारी बॉडी को डायरेक्ट करेंगे कि सरफेस पर प्रोटीन बनाइए, और ये सरफेस प्रोटीन से फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी और वो कहानी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली आपने डीएनए वैक्सीन का भी नाम सुना होगा दोस्तों। अब डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं? डीएनए वैक्सीन में जो कंपोनेंट था, जो डीएनए का कंपोनेंट था, जो सरफेस प्रोटीन के लिए कोड करता था, हम वो कंपोनेंट सीधा प्लाज्मिड की मदद से, प्लाज्मिड के संग रिकंबाइन करके हमारी बॉडी में डाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड, आप देख सकते हैं इसमें रिकंबाइन किया गया है डीएनए। कौन सा डीएनए? जो सरफेस प्रोटीन बना रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरे प्लाज्मिड के डीएनए को हमने अपनी बॉडी में डाल दिया, और ये हमारी जो ह्यूमन सेल है, अब ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए पहुंच गया। हमारी ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए पहुंच गया। अब ये डीएनए फिर मैसेंजर आरएनए को बोलेगा, वो राइबोसोम को बोलेगा, और सरफेस पर प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो इसको एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लेगी। अब डीएनए सेल की खास डीएनए वैक्सीन की खास बात क्या है? अच्छा, डीएनए वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या अंतर है? अंतर ये है कि हम इसमें कोई भी वायरस का यूज नहीं कर रहे एज ए कैरियर, एज ए पोस्टमैन, कि भैया हमारा जो डीएनए है इसको आप लेके चले जाओ, सेल में डिलीवर कर दो। हम सीधा डीएनए को डिलीवर कर रहे हैं हमारी सेल में। हालांकि दोनों ही केसेस में, वायरल वेक्टर वैक्सीन के केस में भी और डीएनए वैक्सीन के केस में भी, हमारी खुद की ह्यूमन सेल ही वो सरफेस प्रोटीन बना रही है। बस हम कैसे उस डीएनए को डिलीवर कर रहे हैं, इसीलिए दोनों वैक्सीन में डिफरेंस पैदा हो रहा है। डीएनए वैक्सीन की खास बात यह है, दे डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, जबकि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो होती हैं वो थोड़ी अनस्टेबल होती हैं। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थोड़ी अनस्टेबल होती हैं, इसलिए उनका तामझाम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन डीएनए वैक्सीन को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो है, रिस्पॉन्स है, वो हमारी बॉडी को एलिसिट करती है। बी सेल और टी सेल दोनों का ही करती हैं, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डीएनए वैक्सीन में पॉसिबल है और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में भी पॉसिबल है। ये दोनों की खास बात है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, उसमें डीएनए आरएनए को सेपरेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया डीएनए वैक्सीन। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन दोस्तों, जो मॉडर्ना की वैक्सीन थी, जो यूएस में फाइजर की वैक्सीन थी, वो जो वैक्सीन थी वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थी। तो आई होप आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देता हूं एक बार जल्दी से। ठीक है, बस थोड़ा सा मेरे संग कुछ मिनट और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए वैक्सीन और मैसेंजर आरएनए, डीएनए वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन, तीनों वैक्सीन हमारी ह्यूमन सेल को ही बोलती हैं अल्टीमेटली कि सरफेस पे प्रोटीन बनाओ। वायरल वेक्टर वैक्सीन एक कैरियर वायरस का इस्तेमाल करती है, डीएनए वैक्सीन सीधा डीएनए डिलीवर करती है, और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन डीएनए नहीं डिलीवर करती, वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे डिलीवर करती है, न्यूक्लियस में एंटर नहीं करती। क्लियर हो गया होगा? सब यूनिट वैक्सीन पूरा वायरस या पूरा बैक्टीरिया यूज नहीं करेंगे, उसके एक पार्ट यूज करेंगे, उसको हमारी बॉडी से एक्सपोज कराएंगे। वो रिकॉम्बिनेंटली भी हो सकता है, कॉन्जुगेट फॉर्म में भी हो सकता है, जिसमें हम कैरियर प्रोटीन उसको मर्ज कर देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा तगड़ा आए। ठीक है, या हम सीधा लाइव वायरस या वीकेंड वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस या बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग जो दो वैक्सीन थी मैंने बता दी। इन सबके अलावा हम टॉक्साइड वैक्सीन यूज करते हैं, जिसमें हम टॉक्सिन के खिलाफ, बेसिकली जहर है, तो जहर का कंपोनेंट है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं रादर देन बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ। तो बेसिकली अब आई होप कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्सीन समझ में आ गई होंगी, वो किन प्रिंसिपल पर काम करती हैं, क्यों बूस्टर डोज का रिक्वायरमेंट कुछ वैक्सीन में ज्यादा हो जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा। और ये टॉपिक यूपीएससी के लिए भी बहुत अहम है। अब आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि शुड आई मेक ए रिवीजन कार्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, तो मैं कैटेगराइज करके आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में दे दूं और सारे एग्जाम्पलों को लिस्ट कर दूं। तो प्लीज कमेंट, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।